आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने बड़े ही ध्यान से अपने घरों में रहना है, ठीक है। ये बीमारी अभी भी नहीं गई है, तो इससे हमें बच कर रहना है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं टाइमली, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपना नाम, कक्षा और असाइनमेंट नंबर नहीं लिखकर भेजते हैं। तो बच्चों, हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि अपने असाइनमेंट टाइमली भेजिए और हर असाइनमेंट के ऊपर नाम, कक्षा और असाइनमेंट नंबर लिखकर जरूर भेजिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक और बात कि कुछ बच्चों की जो हैंड राइटिंग है, जो सुलेख है, वो बहुत ही गंदा है। तो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि आपने अपना सुलेख सुंदर बनाना है, ठीक है। आपने जो भी लिखना है बड़ा ही सुंदर लेख में लिखकर हमें गृह कार्य भेजना है, ठीक है बच्चों। तो रोज एक पृष्ठ आप लोग सुलेख करेंगे। क्या करेंगे? सुलेख करेंगे। और साथ ही साथ आपका वाचन मतलब रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग अच्छी होने के लिए आप रोज अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपका वाचन भी अच्छा होगा, आपकी मात्राएं भी अच्छी होंगी, आपकी सब चीज अच्छी होगी, और आप सुंदर लेख में लिखोगे तो आपका सुलेख सुंदर होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पाठ एक भाषा करवाऊंगी। ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला था। पिछली बार हमने हिंदी साहित्य किया था, इस बार हम व्याकरण पुष्प करेंगे, जिसका पाठ एक भाषा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पाठ एक भाषा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक कदम नैतिकता की ओर, ठीक है। इस कहानी को देखते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, एक कदम नैतिकता की ओर, कोई काम छोटा नहीं होता। तो बच्चों, ये एक दयालु राजा की कहानी थी। ये राजा ना अपने नगर में घूमकर ये देखना चाहता है कि मेरी प्रजा, मतलब प्रजा कौन होता है? जो नगर में लोग रहते हैं, वो दुखी तो नहीं है, उनको कोई कष्ट तो नहीं है, या उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो इस राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना वेश बदल कर, मतलब मैं राजा के कपड़ों में ना जाकर ऐसे ही आम आदमी के कपड़ों में जाकर देखता हूँ कि मेरी प्रजा सुखी है, उसे कोई दुख तो नहीं है, या उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। तो ये राजा जो है आम आदमी के कपड़े पहनकर, आम अपनी प्रजा की तरह कपड़े पहनकर नगर में गलियों गलियों में घूमने लगे। तभी उन्होंने घूमते घूमते देखा एक दुकानदार आराम से बैठा हुआ था, और एक बूढ़े आदमी को उसने इतना बोझा उठा रखा था, मतलब वो बूढ़े आदमी ने इतना सारा बोझा उठा रखा था। जब उससे नहीं उठाया जा रहा था, वो नहीं चल पा रहा था, तो ये आदमी उसे गुस्से से डांट रहा था कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, है, जल्दी करो जल्दी करो, इनको गोदाम में रख दो, जल्दी से इन्हें गोदाम में रख दो। वह व्यक्ति बोझा ढो रहा है, वह काफी भारी है। अब राजा उसको बोलते हैं कि वह व्यक्ति जो बोझा ढो रहा है वह बहुत भारी है, आप क्यों नहीं उसकी मदद कर देते हो? दुकानदार को राजा बोलते हैं, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर देते हो? लेकिन दुकानदार को ये तो नहीं पता ना कि ये राजा है। तो जो दुकानदार है वो गुस्से में झल्लाता है, मतलब उसे गुस्सा आ जाता है कि यह आदमी कौन है जो मेरी दुकान में आकर मुझे बोल रहा है कि मैं बोझा उठाऊं, मैं क्यों करूं, मैं नौकर थोड़ी ना हूं, मैं तो दुकान का मालिक हूं, मैं ये काम क्यों करूंगा, है ना। उसने राजा को बोला, तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो, ठीक है। वो नौकर है और मैं मालिक हूँ, ठीक है, और ये काम बहुत छोटा है और ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे इस काम को करने में शर्म आएगी, मैं क्यों करूँ ये काम। तो राजा ने बड़े ही शालीनता, मतलब प्यार से बोला, तो चलिए मैं फिर उस बुजुर्ग आदमी की सहायता कर देता हूँ, मैं उस बूढ़े आदमी की सहायता मदद कर देता हूँ, ठीक है।
राजा ने जो है उस बूढ़े आदमी से एक बोरा ले लिया और उनकी मदद करने लगे। लेकिन तभी क्या होता है, वहां पर महामंत्री जाते हैं, वहां से गुजरते हैं तो वो देखते हैं ये तो राजा है। तो वो दौड़े दौड़े राजा के पास जाते हैं और राजा से बोलते हैं, लाइए महाराज, आप क्यों उठा रहे हैं, ये मैं उठाता हूँ बोरा ना, आप रहने दीजिए। महाराज का नाम सुनते ही वह दुकानदार बहुत ही शर्मिंदा होता है, मतलब उसे शर्म आ जाती है, अरे ये तो महाराज थे और मैंने इन्हीं से काम करवाया। ठीक है, उसे अपने कहे शब्दों पर पश्चाताप होने लगा, मतलब उसे बहुत वो हुआ कि मैंने राजा को गलत बोला। ठीक है, तो वो महाराज से जो है प्रार्थना, क्षमा याचना करने लगा। महाराज से क्या करने लगा, क्षमा याचना करने लगा, मतलब माफी मांगने लगा। तो महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। उसने बोला, महाराज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो महाराज ने कहा, एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। इस कहानी में मेन तो यही बताया गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमें हर तरीके का काम कर लेना चाहिए। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये काम इतना छोटा है और हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या काम करता है, हमें सब तरीके का काम कर लेना चाहिए। तो उसने हमें सबके साथ एक समान मानवता का व्यवहार करना चाहिए, मतलब हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी को भी ये नहीं देखना चाहिए कि ये छोटा है या ये ऐसा काम करता है तो इससे हम बात ना करें, ये वो ना। तो हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए और मानवता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई, तो ये कहानी सुनकर आपको मजा आया। एक कदम नैतिकता की ओर, मतलब कोई काम छोटा नहीं होता। तो आपने देखा ना कि महाराज ने कैसे एक बूढ़े आदमी की मदद की, उनसे बोरा लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा ना कि मैं महाराज हूं, मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा, मैं क्यों लूं इस मजदूर से ये बोरा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा ना। तो इस कहानी में यही बताया गया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, इसलिए हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें हर काम कर लेना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई छोटा काम करता भी है तो हमें उससे प्यार से, मानवता के व्यवहार से, मतलब प्यार से बात करनी चाहिए, इंसानियत के नाते से अच्छे ढंग से उससे बात करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये तो इतना छोटा है, ये ऐसा काम करता है ना, तो हम इससे बात ना करें ढंग से। तो हमें हर किसी से अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पाठ 1 भाषा। अब क्या करेंगे आप, पाठ 1 भाषा। तो इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है वो आपको पता चल गया। अब हम पाठ 1 भाषा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ये व्हाइट बोर्ड में लिखा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पाठ 1 भाषा। ठीक है, भाषा अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के तथा दूसरों के मन के भावों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर, अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन के भावों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाषा आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे करते हैं। भाषा मैंने आपको समझाया ना, अपने मन के विचारों और भावों को जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो और दूसरे के मन के विचारों को जानते हैं तो इसी साधन को जो है हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। अच्छा, मौखिक जो है
मौखिक भाषा किसे बोलते हैं? मौखिक भाषा का कौन सा रूप होता है? जब हम अपने मन के विचारों को मुंह से बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, तो ये जो है भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर अपने मन के विचारों को दूसरों को बताते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको आज मैगी खाने का मन है तो आप अपनी मम्मा को कैसे बताओगे? आपके मन में है कि आज मुझे मैगी खानी है, लेकिन आप अपनी मम्मा को मुंह से बोलकर बताओगे ना कि मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो आपकी जो मम्मा है वो सुनेंगी कि हाँ बच्चा आज मैगी मांग रहा है, तो वो तब मैगी बनाकर देंगी ना। तो यही जो होता है भाषा का मौखिक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। ठीक है, ये भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। ठीक है, और लिखित रूप कौन सा होता है? लिखित। लिखित से जैसे समझ ही आ रहा है कि लिखकर जब हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों को लिखकर बताते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, तो ये जो है भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, लिखित रूप क्या होता है? जब हमने कुछ लिखकर अपने मन की बात को लिखा और दूसरे ने उसे पढ़कर समझा, तो भाषा का ये रूप होता है लिखित रूप। ठीक है, अब भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। ठीक है, तो आपको मैंने भाषा भी बता दिया, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है, अच्छा एक और रूप होता है बच्चों, लेकिन वो इतना ज्यादा मान्य नहीं है। आपने देखा है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप कौन सा होता है? संकेतों द्वारा। संकेतों मतलब इशारों से। जब हम अपनी बातों को इशारों से दूसरों को बताते हैं, तो ये भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। अब आपने देखा है, जब आप अपने मम्मा और पापा के साथ जब कहीं घूमने जाते हो, तो आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा है? वो आपको रुको रुको तो नहीं करते ना, वो सिर्फ हाथ दिखाते हैं और आप उस हाथ को समझ जाते हो कि ये हाथ दिखाया है तो हमें रुकने के लिए बोला है। ठीक है, वो इशारे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये होता है भाषा का सांकेतिक रूप। जब हमें कोई इशारा कर रहा है और हम उसके इशारे को समझ रहे हैं, तो ये सांकेतिक रूप होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब इसमें एक और चीज बताती हूँ कि अगर कोई बोल नहीं सकता है तो वो आपको इशारा करेगा, इशारे से बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए, तो आप उसका इशारा ऐसे समझोगे तो आप उसको पानी लाकर दोगे। तो ये जो होता है सांकेतिक रूप होता है। क्या किसे कहते हैं? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानने के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। जब हम दूसरों के मन की बात जानते हैं, वो बोलकर बताता है या लिखकर बताता है, तो यही सब क्या होता है? भाषा होता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। अब हम अगली बार पढ़ेंगे। अगली बार भी हम हिंदी व्याकरण पुष्पी करेंगे। ठीक है, आप अपना गृह कार्य हमें समय पर करके भेजिएगा। चलिए, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।